मेहनत की कमाई पर ठगी का मायाजाल। पलक झपकते ही आपको कर देगा कंगाल। डिजिटल है जमाना, डिजिटली स्मार्ट बनिए। पर ठगों से होशियार, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। ठगों से कैसे बचे, हमने तरकीब बताई। इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइक करके साइबर ठगी का तरीका बेहद शातिर है। ऐसे में एसओजी ने अपील की है कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी तरह के लालच में ना आए। एसओजी ने यह भी कहा है कि बिना परिश्रम के पैसे कमाने के तरीकों की झांसों में ना आए, क्योंकि ये साइबर ठगी का जाल हो सकता है। लोग हुए जागरूक, तेज हुई कार्रवाई। पूरी कोशिश होगी कि एक समन्वित प्रयास करके इस जो साइबर ठगी का मायाजाल है इसको समाप्त किया जाए। सबने कहा बेहद सराहनीय पैगाम। न्यूज 18 की मुहिम को मिला मुकाम। नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार। डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। न्यूज 18 की इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। 22 मई को न्यूज 18 राजस्थान ने डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए मुहिम की शुरुआत की थी और इसी के तहत न्यूज 18 ने प्रदेश में साइबर ठगी के शिकार लोगों की कहानियां आप लोगों तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों को दिखाई, बताया कि कैसे आखिरकार साइबर ठग फ्रॉड करते हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में जागरूकता भी आई और पुलिस प्रशासन ने भी साइबर ठगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की है। पुलिस ने, आम जनता ने न्यूज 18 की इस मुहिम को सराहनीय कदम बताया। आज इस मुहिम का समापन हो रहा है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जिनमें जयपुर पुलिस के एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर पी कौशिक और साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि और ज्यादा क्या कुछ करने की जरूरत है और साइबर ठगी से बचने के लिए और क्या क्या सावधानी जरूरी है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि कैसे आखिरकार लोगों को जागरूक किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो जमाना है वो डिजिटल जमाना है और बहुत सारे काम ऑनलाइन होते हैं। सबसे पहले राहुल प्रकाश जी, आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिरकार देखिए ये साइबर ठगी के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही साइबर ठग भी तेजी के साथ बढ़े हैं अपने काम को लेकर के। और राहुल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके की वारदातें जो है ठग करते हैं। जैसा कि आपका जो ये सीरीज है उसकी शुरुआत में भी मैं आया था, उपस्थित हुआ था और उस वक्त जो इनके अलग अलग तरह के तरीके थे, जिसमें कि बैंकिंग फ्रॉड के बारे में भी आपको बताया था मैंने और इसके अलावा साइबर फ्रॉड के बारे में भी आपको मैंने बताया था। इसके अलावा एक नया इन्होंने जो तरीका निकाला जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, ये कोई कानूनी भाषा नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में एक्सटॉर्शन कहते हैं, जो कि एक तरह का एक्सटॉर्शन है, लेकिन उसमें आपको सामने वाला आकर्षित करके और कुछ ऐसे अश्लील वीडियोस का प्रयोग करके आपको किसी तरीके से वो इन्वॉल्व करता है और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें आपकी भी कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद जो है आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। तो ये तीनों तरीकों के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया था और इसके लिए बहुत जागरूक रहने की भी आवश्यकता है जी। सोशल मीडिया पे भी मैंने बताया था कि कई बार जो तीसरा स्वरूप है बहुत खतरनाक है, जो सेक्सटॉर्शन जिसको हम कहते हैं, इसमें काफी बुजुर्ग लोगों को भी ये लोग फंसा लेते हैं, कई रिटायर्ड लोगों को फंसा लेते हैं जो कि हमारे पास ऐसे परिवादी आते हैं और उन लोगों को इतनी शर्मिंदगी हो रही होती है उस चीज से, चूंकि उनको पता नहीं होता कि उनके साथ कैसे हो गया, क्या हो गया, न वो अपने घर वालों को शेयर कर पाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, घर में बहुएं होती हैं। तो उसके लिए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यह भी बताया था कि अपने घर के बुजुर्गों से भी लगातार इन विषयों पे आप चर्चा करते रहें। जो जिस तरह का साइबर क्राइम चल रहा है उनको आप बताते रहें और साथ में उनको यह भी बताएं कि अगर कभी किसी तरीके से कोई इसका शिकार भी हो जाए तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पूरी बात पुलिस को बताए जिससे कि पुलिस उसका समाधान निकाले। आमतौर पे जो लोग सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जो ये अपराधी, वो खुद भी पुलिस बन के फोन करते हैं उस व्यक्ति को, यूट्यूब का प्रतिनिधि बन के फोन करते हैं और बताते हैं कि आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है,
या आपके खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज करा रही है कोई लड़की। इन चीजों से वो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और कई बार तो काफी बड़ी मात्रा में पैसे भी ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद जब बार बार उनकी डिमांड आती है तब जाकर कभी वो पुलिस के पास आते हैं। तो अपने घर में इस विषय पे बात करते रहना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम और बैंकिंग फ्रॉड की मैंने बात की, साइबर फ्रॉड एंड बैंकिंग फ्रॉड की, इसका अंतर मैं इस प्रकार से कर रहा हूं जी कि बैंकिंग फ्रॉड में तो बेसिकली जो आपको फोन करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, वो आपको बताते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड दोबारा वेरीफाई करना है, और उस तरीके से आपको कोई ओटीपी लेने देने की बात करके वो फाइनली आपके अकाउंट तक एक्सेस कर लेते हैं और एक्सेस करने के बाद वहां से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इसी प्रकार साइबर फ्रॉड में कई तरह की चीजें आती हैं जिसमें कि वो लोग पुरानी गाड़ियों को बेचने का विज्ञापन देते हैं OLX के थ्रू, या फिर सीसीटीवी लगवाना है इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जब सीसीटीवी लगाने वाली कोई एजेंसी वहां पे जाती है तो उनके साथ वारदात करते हैं। कई बार वो लोगों को नौकरी देने का झांसा देते हैं और फिर इस तरीके से उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह डिटेल प्राप्त करके उनके साथ भी ठगी करते हैं। तो इनके बहुत तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम हैं जिसमें मूल तत्व जो है वो बेसिकली कहीं न कहीं कई बार हमारा जो एक लालच होता है जल्दी पैसा कमाने की, या कहीं से कोई पैसा आ रहा है, कई बार लॉटरी का आपको मैसेज भेजते हैं कि आपकी लॉटरी निकली है, आपको लगता है लॉटरी निकल गई है तो मुझे 3 करोड़ मिलने वाले हैं, 5 करोड़ मिलने वाले हैं, तो आप 10,000 रुपए जमा करा देते हो। तो कई तरीके हैं। मुद्दा ये है, समझने वाली बात ये है कि आप के पास जब भी कोई ऐसा फोन आए, कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, तो आप एक बार सामान्य बुद्धि से, एक जो कॉमन सेंस होता है उससे आप विचार करें कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि ये कुछ इसमें एब्सर्ड लग रहा है, अनयूजुअल लग रहा है, और साथ में ही अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से भी बात करें और जरूरत पड़े तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। कोई भी वारदात आपके साथ अगर हो भी जाती है तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है जो कि ऑल ओवर इंडिया काम करता है। इसके ऊपर तुरंत आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। जितनी जल्दी आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे उतनी जल्दी इस बात की संभावना होगी कि जो आपका पैसा आपसे ठगा गया और आगे ट्रांसफर नहीं हो पाए, और पुलिस उसको उसी लेवल पे ब्लॉक करा देती है जिससे कि बाद में उसकी रिकवरी भी हो पाती है। थैंक यू। 1930 बिल्कुल। ये तमाम लोग जो हैं अब वो याद रखें जिससे कि वे परेशानी से बच सकते हैं। और जैसे कि राहुल जी बता रहे थे कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी गया है तब भी अगर आप उचित समय में इस पर शिकायत दर्ज करवा देते हैं तो जो बैंकिंग फ्रॉड है उसको पुलिस ज्यादा सतर्कता के साथ निपट सकती है और उसके काफी चांसेस हैं, और 100% इस बात के चांसेस हैं कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करके आपका पैसा वापस भी दिला सकती है, ब्लॉक कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं वापस से आऊंगा आपके पास में, लेकिन हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर KP कौशिक साहब। कौशिक साहब, बदलते दौर में ठगों का तरीका भी क्या बदल रहा है, और न्यूज 18 राजस्थान ने मुहिम चलाई, बताया आम लोगों को, प्रदेश की जनता को कि कैसे आप सतर्क रह सकते हैं, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? कैसे हम 24 घंटे सतर्क रहें आज के इस दौर में, और न्यूज 18 राजस्थान की इस मुहिम पर आप क्या कहेंगे? न्यूज 18 राजस्थान की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो मुहिम चलाई है वाकई में काबिल तारीफ है, आमजन को राहत भी मिली है। मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे भाई हमारा बचाव हो गया, क्योंकि हमें न्यूज 18 से ये सुनने में आया था कि किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जा सकता है, और आपकी मुहिम वाकई में बहुत सार्थक हुई है। और हम देख भी रहे हैं कि कुछ रेशियोज कम हुआ है। मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं साइबर सिक्योरिटी से, मेरे सामने भी बहुत से लोग आते हैं, तो अब लोग अवेयर भी होने लगे हैं। और आपकी मुहिम जिस प्रकार से आपने चलाई है उस प्रकार से हमें और आगे प्रयास करने की आवश्यकता है। और साइबर ठग जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। एक्चुअली उनका एक तरीका ये है कि किस प्रकार से हम किसी का पैसे कैसे निकालें, आमजन का पैसे निकालने का वो अलग अलग हथकंडा अपनाते हैं। और उसमें अब ये मान के चलें कि उन्होंने तरीका ये अपनाया है कि कहीं ना कहीं वो व्हाट्सएप पर कुछ डीपी लगा के भी पैसे मांगते हैं, और सोशल मीडिया पर भी कोई ये मान के चलें कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के भी आपकी किसी परिचित की फोटो लगा के भी आपसे वो पैसे हटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो बहुत छोटे कॉमन चीजें हैं उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और साइबर सुरक्षा से अगर देखा जाए तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करता हूं कि जो आपके फोन में एंड्रॉइड फोन है, उस एंड्रॉइड फोन के अंदर, या आप एप्पल का यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, उसमें आप अपने जीमेल को सिक्योर करें सबसे पहले। क्योंकि जो जितना भी आजकल ये फ्रॉड हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलें कि जीमेल का बहुत बड़ा रोल है। और ये नहीं कि आजकल एक बहुत से यूट्यूबर्स लोग हैं वो मैसेज डालते हैं कि यूट्यूब पर आप उसकी लोकेशन बंद कर दीजिएगा,
आप एक्सेस बंद कर दीजिएगा, नहीं, आप लोकेशन उस पर ऑन रखें, लेकिन आप अपने जीमेल का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। जब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं। एक हेमंत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक फोन के अंदर आप जीमेल आईडी डालते हैं और उसमें आप अपना ओटीपी के लिए एक नंबर देते हैं। वो ओटीपी नंबर आप जो फोन है वो सेम फोन में नहीं होना चाहिए। मतलब जिस फोन में आपने सिम डाल रखी है, जो नंबर आप यूज ले रहे हैं, उसमें सेकंड वेरिफिकेशन आप जो लेते हैं वो सेकंड वेरिफिकेशन किसी और नंबर पे लीजिएगा, क्योंकि जब आपके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा होता है या डाटा आपने रिकवर करना होता है तो आप उस जीमेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। वरना जिस फोन में आप, जो फोन आपका गुम हो गया है या जो फोन ये मान के चलें भी हैक हो गया है, तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। उस केस में हमें जरूरत है कि हमारी जीमेल सुरक्षित रहे, हमारा डेटा सुरक्षित रहे। तो कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतने की आवश्यकता है सर। जी, उन सावधानियों पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं, न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम को, और कैसे हमें और ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है? और एक मेरा ये सवाल है कि क्या इनको पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि एक के बाद एक कई घटनाओं को इस तरह से ये अंजाम देते ही रहते हैं? बड़े गिरोह है इनके, क्यों नहीं पहुंच पाते हैं हम आसानी से इन तक? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है काफी अच्छा लगा मुझे ये देखकर जी। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि इनको पकड़ना मुश्किल क्यों है, सर दरअसल इसका रीजन ये है कि ये लोग अधिकतर अपना एक्चुअल नंबर यूज में नहीं लेते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये लोग जो मोबाइल फोन्स यूज में लेते हैं वो सभी मोबाइल फोन चोरी करे हुए होते हैं, और कई केसों में ये भी देखने में आया है कि ये मोबाइल फोन जो चोरी के काम में लेते हैं उनके आईपी एड्रेस ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी ये कॉल्स वगैरह करते हैं ये इंटरनेट कॉल्स करते हैं, और जो इनके सर्वर होते हैं, सर्वर जो होते हैं वो अदर कंट्रीज के होते हैं। कई बार पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करी जाती है उसमें सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि जिस भी फोन से कॉल आया उसका आईपी एड्रेस क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। तो जब हम उसकी लोकेशन जब उसकी निकालते हैं तो लोकेशन उसकी अदर कंट्रीज की आती है। इस वजह से इसका एक तो प्रोसीजर लंबा हो जाता है। दूसरा चैलेंज तब आता है जब लोकेशन जो है वो स्पेशली पाकिस्तान की लोकेशन आती है। तो पाकिस्तान की लोकेशन आती है और इंडिया के द्वारा जो कभी अगर पाकिस्तान एम्बेसी से अगर संपर्क किया जाता है तो उनकी तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इस तरह के अपराधियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले जो लोकेशन इन लोगों की होती थी वो जामताड़ा होती थी, इसके बाद में इन्होंने जो लोकेशन अपनी चूज करी साइबर अपराध की वो इन्होंने अपनी रखी थी भरतपुर की मेवात शहर, और हाल ही में जो जयपुर एसओजी के द्वारा जो कार्रवाई करी गई है उसमें जो लोकेशन आई है वो आई है चित्तौड़ की तरफ की। तो इस तरह से ये लोग अपनी लोकेशंस भी चेंज कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी मतलब पूरी कोशिश रहती है कि जो भी साइबर अपराध हुआ है या जो भी कोई परिवार या फिर जो भी एफआईआर पुलिस के पास में आई है उस पे पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है, और जो भी पीड़ित है उसको उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द पैसे का नुकसान हुआ हो या उसका जो भी नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो सके, इसमें पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश रहती है। जी, मैं आपके पास भी वापस आऊंगा, इसको और ज्यादा समझने की हम कोशिश करेंगे। राहुल प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल प्रकाश जी, आपके सामने तो इतने सारे केसेस आए होंगे और न्यूज 18 राजस्थान ने जब मुहिम चलाई, आपको क्या लगता है कि हम आम लोगों तक वो बात पहुंचा पाने में कामयाब हुए हैं कि लोगों को समझनी चाहिए? और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है अभिषेक जी। अब इसमें मुद्दा यही है कि आज के समय में हम लोग अपना बहुत सारा काम, चाहे ऑफिशियल हो चाहे सोशल हो, वो अपन ऑनलाइन कर रहे हैं। अपन अपने मोबाइल के ऊपर बैंकिंग भी कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर अपना सोशल अकाउंट भी चला रहे हैं, अपने फोटोग्राफ्स भी डाल रहे हैं, अपनी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को भी उसी मोबाइल में स्टोर करके रख रहे हैं। तो चूंकि हमारा जीवन जो है वो काफी हद तक ऑनलाइन चीजों से जुड़ गया है। मार्केटिंग आप देख लो, अपन बहुत सारी चीजों की खरीदारी आजकल ऑनलाइन हो रही है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, इवन बहुत सारे तो नौकरियां अब ऑनलाइन होने लगी हैं कि आप ऑनलाइन ही जॉब कर रहे हो और आपको तनख्वाह आ रही है। तो ऑनलाइन से हम लोग इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमें उसमें होने वाली चीजें नॉर्मल लगती है, नेचुरल लगती हैं, और जो चीज उसमें हमें दिखाई देती है, कोई बहुत अगर अच्छा सा वेबसाइट बना हुआ है, कोई बहुत अच्छा सा ऑफर है, तो हमें वो विश्वसनीय लगने लगता है, और विश्वसनीय लगता है तो हम उसकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम कई बार
उस साइबर ठग के जाल में फंस जाते हैं जिसने कि वो हमारे लिए बिछाया होता है। इससे बचने का जो तरीका है वो एकमात्र जागरूकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो साइबर ठग हैं, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन अभी पूछा था कि उनको पकड़ना मुश्किल क्यों है। पकड़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो साइबर ठग कहां बैठ के साइबर ठगी कर रहा है ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पता चले कि वो पाकिस्तान में बैठ करके इंडिया के अंदर ठगी कर रहा है, इंडिया में बैठ के यूएसए में ठगी कर रहा है। बहुत सारे कॉल सेंटर फ्रॉड्स आपने देखे होंगे जो कि इंडिया में चल रहे हैं और यूएसए में उनके फ्रॉड जिनके साथ हो रहा है वो लोग यूएसए के नागरिक हैं। तो एक तो डिस्टेंसेस इतने बड़े हैं कि उनको पकड़ना असंभव हो जाता है। फिर फेसलेस है, नंबर आप देख रहे हो कि वर्चुअल नंबर्स इशू हो रहे हैं आजकल। आप पता नहीं कर सकते हो कि ये नंबर एक्चुअल में किसका है, किस सिम को यूज कर रहे हैं। वो फोटो किसी और का यूज कर रहा है, आईडी किसी और का यूज कर रहा है। तो एक्चुअल में न तो उस साइबर ठग का सही से पता चल पाता है, न उसकी लोकेशन पता चल पाती है। और अगर किसी तरीके से बहुत मेहनत करके आप पता भी कर लो तो इतनी दूरी पे बैठा होता है कि उसको पकड़ के लाने में बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए होते हैं, जिसकी हमेशा कमी रहती है, आप जानते हो, हर व्यवस्था में, संरचना में। तो पकड़ने का काम तो करना है, कर भी रही है, कोशिश पुलिस कर रही है, हम लोग पकड़ते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जागरूकता है कि लोग ये समझे कि किस किस तरीकों से फ्रॉड हो रहा है, किस तरह के मैसेज जेन्युइन होते हैं, किस तरह के मैसेज जो होते हैं फ्रॉडस्टर के द्वारा किए जाते हैं। और इसको लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मानता हूं कि आपका है, मीडिया का है, समाचार पत्रों का है और परिजनों का भी है। जो आजकल के नए लड़के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बड़े को, अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े, उनको एजुकेट करें। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि आज से मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले की पीढ़ी के हैं, तो भी उतने ज्यादा वेल वर्स नहीं होते हैं आज की टेक्नोलॉजी से जितने आज के कॉलेज के लड़के हैं। तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बात करते रहे और उनको एजुकेट करते रहे। इसी तरीके से हम इस पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल राहुल जी, हमने जब ये मुहिम चलाई और हमने लगातार सामाजिक सरोकारों को लेकर के न्यूज़ 18 परिवार इस तरह की मुहिम चलाता रहा है। हमने जब ये मुहिम चलाई और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जो है वो तेजी के साथ हुई, इसके लिए पूरा न्यूज़ 18 परिवार, जिसकी तरफ से मैं राजस्थान पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे, तुरंत एक्शन लेते रहेंगे। एक छोटा सा संदेश मैं चाहता हूं कि आज आप प्रदेश की जनता को दें इस समापन के मौके पर। सबसे पहली चीज कि आपके सामने अगर कोई भी प्रपोजल आता है लॉटरी खुलने का, इनाम का, जॉब का, किसी सामान को खरीदने बेचने का, तो उसको जरूर आप ठीक से वेरीफाई कर लें कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है कि गलत वेबसाइट है। एक उस चीज को जरूर क्रॉस चेक करें आप। दूसरी जो चीज है कि अगर फिर भी आप साइबर ठगी का शिकार हो ही जाते हैं तो शिकायत करने से नहीं चूके। आप तुरंत शिकायत करें, इमीडिएट शिकायत करें। 1930 आपने भी नंबर को बहुत बोल्डली बार बार अपने चैनल पे दिखाया है, उस पर शिकायत करें और अपने नजदीकी साइबर थाने में या नॉर्मल जो थाना आपके पास का उस पर आप कंप्लेंट जरूर दें। क्योंकि इन दोनों चीजों के होने पे, शिकायत के आने पे, दर्ज होने पे और पुलिस में एफआईआर होने पे फाइनली उस साइबर ठग के ऊपर शिकंजा कसता है, जिससे कि हम उसको पकड़ने में सफल होते हैं। तो जागरूकता, बिल्कुल राहुल जी, डॉक्टर कौशिक साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी एक संदेश, जब हम इस पूरी मुहिम का समापन कर रहे हैं, हालांकि लगातार हम जागरूक तो लोगों को करते ही रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 3 ऐसे कोई टूल्स बता सकते हैं प्रदेश की जनता जो है उससे जागरूक हो जाए? अभी जनता के लिए मेन अपने जो सोशल मीडिया के 3 अकाउंट जो यूज करती है उनके बेसिक से टिप्स अगर आप नोट कर लेंगे, जनता अगर इसको जान लेगी तो कहीं ना कहीं वो, मैं ये मानता हूं कि 100% बच सकती है। पहला, सबसे पहले अपने जितने भी सोशल अकाउंट है उसमें अनवांटेड जो पर्सन है उनको रिमूव कर दें और उनकी प्राइवेसी के लिए आप उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यूज करें। सेकंड नंबर, व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत से लोग स्टेटस लगाते हैं और वो स्टेटस में भी मैं चाहता हूं कि वो स्टेटस में प्राइवेसी लगा के रखे कि जो आपके क्लोज हैं वही आपकी फोटोज, आपके जो प्रोग्राम्स हैं जो आप स्टेटस पे लगाते हैं, आप उन्हें सिर्फ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा आता है कि जब आप इंटरनेट यूज, मतलब आप फोन नहीं चला रहे हैं, तब आप इंटरनेट बंद रखें। अगर आपका इंटरनेट ऑन रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ ठगी हो सकती है। अभिषेक जी, अभिषेक जी, आप बताना चाहेंगे प्रदेश की जनता को, हमारे दर्शकों को, कि कैसे आखिरकार बचा जा सकता है? बिल्कुल संक्षेप में। जी सर, देखिए, जैसे व्हाट्सएप के आजकल काफी फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के पास में व्हाट्सएप पर पैसे के मांगने के डिमांड के लिए मैसेज आते हैं। तो बेस्ट तरीका यह है कि एक तो सबसे पहले आप अपने जीमेल का जो पासवर्ड है वो आप स्ट्रांग रखें, ठीक है। और अगर किसी के पास भी अगर कोई मैसेज आता है किसी पैसे के लेन देन के लिए, तो जिस भी व्यक्ति के नाम से आया है, सबसे पहले आप उसको कॉल करके आप उससे कंफर्म करें कि क्या आपके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं या नहीं मांगे जा रहे हैं।
अगर पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं तो उस नंबर को आप तुरंत ब्लॉक करें और उसकी कंप्लेंट 1930 पर या फिर साइबर क्राइम का जो ऑनलाइन पोर्टल है cybercrime.gov.in उस पोर्टल पर आप उसकी शिकायत करें। सेकंड, अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर आपके पास किसी की भी कोई रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल को ओपन कर ये देखें कि ये प्रोफाइल कितनी पुरानी है। क्या ये प्रोफाइल अगर 5 दिन 7 दिन पुरानी और 5-7 दिन में ही उसकी प्रोफाइल में काफी सारे लोग ऐड हैं और उसकी प्रोफाइल में कोई भी पोस्ट नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ये प्रोफाइल किसी साइबर ठग के द्वारा फेक प्रोफाइल बनाई गई है और आपको झांसे में लेकर आपसे पैसे भी ऐंठे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी वेबसाइट का आपके पास ऑफर आता है या किसी लॉटरी सिस्टम का ऑफर आता है, तो सबसे पहले उस वेबसाइट का लिंक आप ओपन करें। मेरा मतलब उस वेबसाइट के लिंक को आप कॉपी करें और हु इसके नाम से एक वेबसाइट है, वहां पर उस वेबसाइट का लिंक आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कितनी पुरानी है और ये कब रजिस्टर हुई है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे आप उनके यूजर्स का भी देख सकते हैं कि इसमें कितने यूजर्स अभी तक रहे हैं और इसका इस तरह की वेबसाइट पे कितने लोगों के रिव्यूज आए हैं। जी, काफी पोर्टल ऐसे हैं जहां पर लोग कई वेबसाइट्स के पोर्टल के रिव्यूज डालते हैं। बिल्कुल, अगर अभिषेक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। डॉक्टर केपी कौशिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में जयपुर पुलिस के एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जी जुड़े, आपका भी राहुल जी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के प्रदेश की जनता की को लेकर के जागरूकता को लेकर के हमने मुहिम चलाई। डिजिटली स्मार्ट बनिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए और उम्मीद करते हैं कि आप सब जागरूकता के साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और ऑनलाइन फ्रॉड से बचते रहेंगे। हमेशा जागरूक बने रहिए। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।